नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड में विधानसभा का शीत सत्र गुरुवार को संपन्न हो गया। जब यह सत्र शुरू हुआ था तो उस समय एक चर्चा थी फिजाओं में बीजेपी और जेएमएम के एक संभावित गठबंधन की, जो जैसे जैसे विधानसभा का सत्र आगे बढ़ता गया उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। अन्य मुद्दे भी निकले। दोनों पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे रखे, राज्य से जुड़े मुद्दे रखे, छात्रों से जुड़े मुद्दे भी आए और इन्हीं सब पर हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं और साथ में वरिष्ठ रिपोर्टर जो हैं हमारी सीनियर रिपोर्टर करिश्मा हैं। तो शुरुआत ब्यूरो चीफ मदन से करेंगे। मदन, अगर इस शीत सत्र को आप देखें, जहां मैंने कहा कि शुरुआत हुई थी तो एक चर्चा हो रही थी कि बीजेपी और जेएमएम के बीच एक संभावित गठबंधन की चर्चा बहुत जोरों पर थी, तो वो सत्र के अंत आने आने तक बनी रही। खास करके मैदान में, सदन के अंदर तो जो चर्चाएं हुई, आप लोग बाहर भी मिलते रहे नेताओं से, विधायकों से, तो कैसा लगा? इस मुद्दे पर बात कहां तक बढ़ी? देखिए, सत्र शुरू होने से पहले ज़्यादा ये इस बातों की चर्चा हो गई। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे, उस दौरान राज्य में लगातार कई दिनों तक इन बातों पर जो है जोरों से चर्चा चली। राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में भी और क्षेत्रीय स्तर के मीडिया में भी ये बातें जो है चर्चा के तौर पर आ चुकी थी। लेकिन सबकी निगाहें सत्र पर टिकी थी कि विधानसभा के जब शीत सत्र होते हैं तो इससे एक रुख स्पष्ट होगा कि आखिर सरकार का मूड क्या है, सरकार किस ओर बढ़ना चाहती है, विपक्ष के तेवर क्या हैं, विपक्ष क्या चाहती है, क्या सरकार को पुरजोर तरीके से सदन में घेरती है, सदन की कार्रवाई को बाधित करती है, जनता के सवालों को पुरजोर तरीके से उठाती है, या फिर गेम सेट होता है। ये देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। तो अब सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये निकल कर आया कि जो विपक्ष है वो इस सरकार के 1 साल पूरे होने पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी करती है और उसमें यह बताती है कि सरकार ने 1 वर्ष में कोई काम नहीं किया। खास करके जो 7 वादे थे, 7 निश्चय थे, वो पूरे नहीं हुए। लेकिन आप अगर विधानसभा के सत्र को देखें तो सिर्फ एक दिन विपक्ष जो है वो हंगामेदार रूप से सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, सरकार के सामने मुद्दों को उठाते नजर आए। दूसरे दिन सदन के बाहर एक दिन जो है तख्तियां लेकर के जरूर बीजेपी के विधायक नजर आए, लेकिन उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चली। अब इसमें एक स्ट्रेटजी जो है वो विपक्ष की तरफ से ये हो सकती है कि हम सरकार को हंगामे के रूप से नहीं बल्कि सवालों के माध्यम से घेरें। लेकिन देखिए, सवाल भी ऐसे नहीं आए विपक्ष के द्वारा लाए गए सवाल जिससे कि सरकार कहीं फंसती हुई नजर आए। तो ये एक जो विषय निकल कर आया, ये इसी से एक जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या मैच फिक्स हो चुके थे, क्या सत्र की कार्रवाई जो है वो इसलिए चली कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे जिससे सरकार को घेर सके। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल निकल कर आया है। लेकिन 5 दिन के सत्र के दौरान जो है ये जरूर हुआ कि राज्य के जो जनहित से जुड़े मुद्दे थे वो सदन में आए, और सबसे ज्यादा अगर इस पर चर्चा हुआ तो वो इस पूरे सदन के सत्र के दौरान देखें तो फिर वो बालू का मुद्दा जो है वो बार बार आया। हम छात्रवृत्ति पर आएंगे मदन। पहले हम बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया और जिस तरह से वो केंद्र पर हमलावर रहे, खास करके घुसपैठिए के मामले में, और उन्होंने ये सारी चीज़ें कही कि बॉर्डर जो है किसके पास है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है, और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। आप करिश्मा, क्या लगता है, जो मुख्यमंत्री का भाषण आपने सुना सदन के अंदर, हालांकि विपक्ष वॉकआउट कर चुका था, उस समय जो उन्होंने चीज़ें कही हैं उसे आप किस तरह से देखती हैं? जी देखिए, इससे पहले भी अगर विपक्ष की पहले हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे उठाए जा रहे थे। चाहे हम छात्रवृत्ति की बात करेंगे या फिर 27% ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो विपक्ष का कहना था कि जो भी सरकार की तरफ से चुनावी वादे किए गए थे, आखिर वो वादे कब पूरे होंगे। और इसके साथ ही लगातार सवाल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सवालों का
का जवाब कब देंगे, कब तमाम जो संबंधित मंत्री है वो सवालों का तथ्यों के साथ जवाब देंगे। देखिए, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, सबसे पहले उन्होंने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा था कि 1.5 साल हो गए हैं लेकिन अब तक स्कॉलरशिप स्टूडेंट को नहीं मिली है, लिहाजा स्टूडेंट परेशान है, उनका भविष्य जो है अंधकार पर चला गया है। तो ऐसे में बच्चे यहां पर क्या करेंगे। बीजेपी के कुछ विधायकों से मेरी बातचीत हुई थी तो उनका कहना है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो होटल्स में काम कर रहे हैं, कैटरिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतने पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जितना उन्हें स्कॉलरशिप से मदद मिलती थी। तो ऐसे में जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बात को रखा, हालांकि विपक्ष वॉकआउट कर गया था, हमने विपक्ष के कई विधायकों से बातचीत की कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं, आखिर वॉकआउट क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को तो जवाब सुनना था उनका। तो ऐसे में उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथ्यों के साथ सवालों का जवाब नहीं देंगे, जिस वजह से विपक्ष जो है वॉकआउट किया है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति को लेकर अपनी बात रखा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड आएगा तभी तो यहां के फंड को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि संबंधित जो मंत्री है चमरा लिंडा, उन्होंने तथ्यों के साथ, डाटा के साथ मीडिया के सामने अपनी बात रखा। उनका कहना है कि स्कॉलरशिप के पैसे ओबीसी को केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है, तो केंद्र सरकार जब तक सहयोग नहीं करेगी, जो यहाँ के फंड है वो कैसे हम रिलीज करेंगे। अगर रिलीज कर लेंगे तो ओबीसी के जो बच्चे हैं उन्हें कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी का जो कहना था, जब आप लोगों ने बाहर में उनसे बातचीत की, मैं सुन रहा था उनको, तो उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि एक गाइडलाइन होता है छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार का, उसके बाद ही वो राज्य सरकारों को मदद करती है, और वो जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों पर जो है वो लागू होता है। और उनका आरोप ये था कि झारखंड सरकार ने उस गाइडलाइन से इतर जाकर कुछ और चीज़ें लिखी हैं। तो एक ट्रेंड चल चुका है झारखंड में, अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताता है, और जहां तक जो बीजेपी के लोग होते हैं वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं किया गया, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। तो इन चीज़ों के बाद क्या लगता है, क्या छात्रवृत्ति को लेकर कोई ठोस कदम जो है वो सरकार उठाएगी? क्या जो संबंधित मंत्री हैं जिन्होंने खुद भी कहा था कि वो दिल्ली जाएंगे, तो क्या इस मामले को निपटा जाएगा? क्योंकि देखिए, छात्रों पर इसका असर पड़ रहा है। अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो सारी समस्याएं विधायकों ने गिनाई हैं, लेकिन वो समस्या खत्म कैसे हो, इसके लिए क्या कुछ लगता है कि आगे किया जाएगा? जी देखिए, संबंधित मंत्री चमरा लिंडा डाटा के साथ आए और उनका कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे। पहले तो वो ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि तकनीकी खराबी है जिस वजह से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में उनका कहना था कि प्रावधान या फिर गाइडलाइन में कुछ बदलाव हुआ है, और उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि जब तक राज्य के तरफ से लेटर नहीं जाता है तब तक राज्य में जो है वो स्कॉलरशिप के पैसे जो है वो रिलीज नहीं किया जाता है केंद्र के तरफ से। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में अपनी बातों को रखेंगे और समस्या का निदान करने की सोचेंगे कि किस तरह से समस्या का निदान हो सके। लेकिन दूसरी ओर आपने सही कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है, आरोप भी लगाया है कि आखिर राज्य की तरफ से जो भेजना चाहिए था केंद्र सरकार को वो क्यों नहीं भेजा गया। देखिए, इस बीच अगर हम चमरा लिंडा की बात करेंगे तो आपने भी बयान सुना होगा, उनका कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि कितना वक्त लगेगा तो उनका कहना है कि उन्हें भी नहीं पता कितना वक्त लगेगा, लेकिन वो लगे हुए हैं कि बहुत जल्द बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि तकनीकी खराबी पहले थी, लेकिन अब तकनीकी खराबी नहीं है, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है कि जब राज्य की तरफ से कोई लेटर जाता है कि उन्हें स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिले, तभी केंद्र सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं चूक जो है इधर से भी हुई है और ये एडमिट कहीं ना कहीं चमरा लिंडा ने किया है। लेकिन देखिए, इस पूरे सत्र को अगर आप देखें तो छात्रवृत्ति का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा, चाहे हम सदन के अंदर की बात करेंगे या फिर सदन के बाहर की बात करेंगे। बाहर भी तख्तियां लेकर जो है वो विपक्ष के विधायक बैठे थे और उनका कहना है कि बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार पर क्यों डाला जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक बार फिर से झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा उठा है। हालांकि जेएमएम के कई विधायकों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि यह मुद्दा सबसे पहले पूर्व मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो ने उठाया था। तो ऐसे में उनका कहना है कि राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब
केंद्र सरकार के पास, यानी कि जो विधेयक को राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है, अब तक वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। तीसरा जो मुद्दा था वो 27% ओबीसी आरक्षण का था। बीजेपी के विधायकों ने सवाल उठाया कि अगर इन लोगों ने विधेयक भेजा तो त्रुटिपूर्ण विधेयक क्यों भेजा, इसके साथ ही 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आखिर सरकार इतना जोर क्यों दे रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सरकार के वादे को कहीं ना कहीं गिनाने की कोशिश की गई। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इसी तरीके से हंगामा विपक्ष की तरफ से आने वाले समय में भी किया जाएगा अगर सरकार ये नहीं बताएगी कि आखिर उन वादों का क्या हुआ, जो बच्चों को नौकरियां देनी थी उस वादे का क्या हुआ, और निजी कंपनियों में 75% आरक्षण, स्थानीय लोगों का भी मुद्दा जो है वो विपक्ष के विधायकों ने उठाया है। तो नियुक्तियां हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे कहीं ना कहीं विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन विपक्ष की एक और शिकायत थी कि सवालों का जवाब जो है उन्हें इस बार भी नहीं मिला। शिकायतें इस बार भी है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार का सत्र थोड़ा बहुत उपयोगी रहा क्योंकि मंत्रियों की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला। लेकिन यह भी विपक्ष का कहना है कि आश्वासन कितना धरातल पर दिखता है, कितना बात माना जाता है, कौन कौन सी चीजें जो है वो धरातल पर दिखती है। मदन, जब शिकायतों की बात निकली है तो सदन में आप अंदर थे, आपने देखा होगा कि प्रदीप यादव को भी मंत्री इरफान अंसारी से कुछ शिकायतें थी। दोनों के बीच जो सदन के अंदर जो गर्मा गर्म बहस हुई, उसकी चर्चा भी इस विधानसभा सत्र में काफ़ी रही और उसको आप इस विधानसभा सत्र के हाईलाइट में काउंट कर सकते हैं। तो आप उस वक्त वहाँ थे, क्या कुछ माहौल था, क्या नज़ारा था, क्या लगता है इसको अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो क्या समझ में आता है? बिल्कुल, देखिए सूचना के माध्यम से ही एक तरह से कहें तो पहले भी यह तस्वीर जो है निकल कर आई थी कि पहले भी स्वास्थ्य विभाग के सवाल को ही प्रदीप यादव जो कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं वो सदन में लाए थे कि दुमका के एक अस्पताल से जो है 25 करोड़ के सामान की चोरी हुई। पहले ही दिन वो मामला आया और उसके बाद सदन में मंत्री को बोलने का मौका नहीं मिला, तो फिर मंत्री तुरंत सदन के बीच में ही बाहर निकले और वो मीडिया से मुखातिब होकर के पूरी बातों को रखने लगे और मोबाइल पे ही वो लेटर भी मंगवाए वहाँ के सिविल सर्जन से कि आखिर आप हमें विस्तार से बताएं कि सामान कितने की चोरी हुई है। तो जो आरोप विधायक प्रदीप यादव ने सदन में लगाया था 25 करोड़ की चोरी का, उसको बाहर में आकर के मंत्री ने यह बताया कि 25 नहीं बल्कि 1 करोड़ के सामान की वहां पर चोरी हुई है, जिसके पत्र जो है वो सिविल सर्जन ने भेजे हैं। फिर अगले दिन जो है वही थैलीसीमिया वाले मामले को लेकर के जब ये सवाल जवाब हो रहा था उस दौरान जो है तीखी बहस हुई और फिर स्पीकर को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जो एक आमने सामने की टकराहट थी वो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं पहले से मन में जो है एक सवाल और जवाब से असंतुष्टि का भावना जो है वो है और इस वजह से टकराहट की स्थिति जो है देखने को बनी। बाद में जब और मंत्री और विधायकों ने हस्तक्षेप किया तब जाकर के ये मामला शांत हुआ। अच्छा करिश्मा, आप कांग्रेस देखते भी हैं, जब इस बार भी आप सदन में देखिए, पिछले सत्र की भी अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर ऐसा लगता है एक सदन के अंदर कि सरकार ही सरकार है और सरकार ही विपक्ष है। अगर आप देखें तो इस बार भी जो है, हालांकि इस बार उतना विरोध जो है सत्ता पक्ष की तरफ से मुखर तरीके से नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि प्रदीप यादव और इरफान अंसारी एक ही पार्टी से हैं, उनके बीच जो भी कुछ भी हुआ सदन के अंदर उसकी चर्चा बहुत रही। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इसे किस तौर पे लेते हैं, जब वो आपसे बातचीत करते हैं तो इन चीज़ों को किस तरह से बताते हैं? आपने कुछ उसमें कुछ लोगों से बातचीत भी की थी जो रिकॉर्डिंग हमारे तक भी पहुंची है। जी देखिए, कांग्रेस के कई विधायकों का कहना है कि अगर प्रदीप यादव जो विधायक दल के नेता है, अगर उन्हें कुछ भी परेशानी या फिर कोई भी सवाल उनके जहन में था तो वो सबसे पहले मंत्री इरफान अंसारी से पूछते कि आखिर इस तरीके का मामला सामने आया है, आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, लगभग अगर हम बात करें, बेरमो विधायक अनूप सिंह का कहना था कि इस तरीके से अगर अंदर सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री ही आपस में इस तरीके से भिड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की
छवि जो है वो धूमिल होगी। तो ऐसे में उनका कहना था कि वो आला कमान तक अपनी बात को रखेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह से सदन के अंदर ही दोनों पार्टी के विधायक और मंत्री जो है वो लड़ना शुरू कर देंगे, बहस शुरू कर देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होगी। हालांकि कई और विधायकों से हमने बातचीत की तो कई विधायकों का यह भी कहना था कि दोनों ही विधायक है, एक मंत्री एक विधायक है, दोनों को ही जनता चुनकर सदन लेकर आई है, तो ऐसे में दोनों को ही हक है कि अपनी बात को सदन के पटल पर रख सके। लेकिन कुल मिलाकर जब हमने मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की, क्योंकि जो थैलीसीमिया के मरीज को लेकर जो प्रदीप यादव ने अपनी आवाज को उठाया, उनका कहना है कि थैलीसीमिया के जो मरीज है एक तो उनको फ्री में ब्लड नहीं मिल रहा है, दूसरी बात उन्होंने ये कही अलग अलग राज्यों से कहीं ना कहीं झारखंड राज्य को कंपेयर करते हुए वो नजर आए। तो इसको लेकर इरफान अंसारी ने कहा कि वो बहुत अनुभवी है, उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर वो समस्या देख रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां कोई ना कोई समस्या है तो जरूर उसका निदान होगा। और उन्होंने कहा कि जो भी प्रदीप यादव ने कहा है वो उन्होंने संज्ञान में लिया है और आने वाले समय में जो भी उन तक या फिर जो भी उनसे हो पाएगा वो जरूर करेंगे। तो ऐसे में इरफान अंसारी काफी कूल अंदाज में अपनी बात को रखे और उनका कहना है कि प्रदीप यादव तो बड़े हैं, अगर वो किसी बात को लेकर वो इरफान अंसारी को रख रहे हैं अपनी बात, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी हो सकती है। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो संज्ञान में जरूर लिए हैं और आने वाले समय में चीजों को देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रदीप यादव ने जो भी आरोप लगाया है वो कितना सच है। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि प्रदीप यादव ने जो थैलेसीमिया के साथ साथ ये कहा कि ब्लड बहुत सारे अस्पताल में फ्री नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने 2-3 अस्पताल का नाम लिया। उनका कहना है कि सदर में अगर आप अभी जाकर देखिएगा तो वहां पर फ्री में ब्लड मिल रहे हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि अगर जो भी वो आरोप लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा आरोप जो है वो सही है, कुछ कुछ उन्होंने लगाया है तो उनके वो संज्ञान में और आने वाले समय में कार्रवाई भी होगी। जी, जब कांग्रेस की छवि की बात की करिश्मा ने, मदन आप भी वहाँ थे और आखिरी दिन आते आते तक एक और ऐसी बात सामने आई जो शायद कांग्रेस नहीं चाहती होगी कि वो सामने आए। विधायक और मंत्री के बीच एक कथित ऑडियो टेप की बातचीत हुई, एक ऑडियो वायरल होने की बातचीत हुई, जिसको कि सदन के पटल पर जो है बाबूलाल मरांडी ने भी उस मुद्दे को नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाया और उन्होंने जो है एक पेन ड्राइव था और उसको कहा कि इसकी जांच की जाए कि आवाज़ उन्हीं दोनों की है या नहीं है। तो इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस कैंप और जो सत्ता पक्ष है उसे के अलावा जो विपक्ष है वो कैसे देख रहा था सदन के अंदर और सदन के बाहर? देखिए, विपक्ष सरकार पर इस विषय को लेकर के हमलावर थी और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ सबसे पहले इसी विषय को रखा और सीधे तौर पर सबूत के तौर पर भी उन्होंने जो उनके पास सीडी और जो पेन ड्राइव पहुंचे थे उसको दिया। तो इसमें सीधे तौर पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही थी कि आप छोड़िए आम लोगों की, एक मंत्री ही विधायक से जब रिश्वत लेते हैं और घोटाले की बात करते हैं, गड़बड़ियां अगर वो पैदा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला कितना है और किस स्तर पर है कि मंत्री और विधायक ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि पैसे लेकर भी काम नहीं होते हैं और फिर वो बातें जो है विधायक दल की बैठक तक पहुंच जाती है। तो ये जो तमाम आरोप है, लेकिन हालांकि इसमें एक पक्ष ये भी है कि जो विधायक के ऑडियो बताए जा रहे हैं वो मीडिया के सामने आकर के वो कह रही है कि ये मेरी आवाज नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सही में जो आरोप लगे हैं या जो तथ्य निकल कर आए हैं उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन में उस दिन और सदन के बाहर ये मामला जो है काफी तुल पकड़ता हुआ नजर आया, सुर्खियों में रहा कि लोग ये जरूर कहते थे कि आखिर स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री पर ही इतने सवाल और आरोप जो हैं वो क्यों लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मामला तो जरूर है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि विपक्ष को एक मौका मिला, एक हथियार मिला और जिसका इस्तेमाल विपक्ष ने सदन के अंतिम दिन जरूर किया। मदन, आप कुछ देर पहले शुरुआत में बालू को लेकर जो कुछ सदन के अंदर और बाहर हुआ और उसकी कीमत को लेकर भी चर्चाएं हुई, पक्ष एक तरह से सत्ता पक्ष एक बात को कहता दिखा, विपक्ष उन बातों को स्वीकार करने से जो है वो पीछे हटता हुआ दिखा। तो बालू को लेकर जो है वो कितना कुछ आपने देखा इस सदन में? देखिए, बालू के लिए लगातार विपक्ष की तरफ से ये आवाज़ उठती रही कि राज्य में
अवैध उत्खनन जो है वो चाहे पत्थर के हो, कोयले के हो या फिर बालू के हो, वो लगातार हो रहे हैं और सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी यहाँ से भेजे जा रहे हैं और बाहर से मंगाए भी जा रहे हैं। तो ये जो मामला है इसमें ये कहा गया कि पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था को छोड़कर अब बालू में ही सिर्फ लगी हुई है, बालू से ही मोटे रकम की कमाई भी कर रही है और वो रिश्वत देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवा रहा है। अब सरकार पर यह सवाल आया कि सरकार ये बताए कि जब अबुआ आवास बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए और लोग निजी स्तर पर अपने पैसों से घर बनाने के लिए जब बालू की जरूरत लोगों को होती है तो ये सबसे महंगी वस्तु चीजें जो है वो हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार ये बताए कि आखिर सरकार किस दर पर बालू उपलब्ध करा रही है और क्या कहां मिलती है। तो इस पर जो मंत्री थे योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक सूची दिया और ये कहा कि लगभग 287 घाटों पर राज्य में जो है 100 रुपए में 100 CFT बालू उपलब्ध है। इसकी सूची जो है वो हम अपने स्पीकर के माध्यम से सदस्यों तक पहुंचा देते हैं। फिर यही सवाल दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष के विधायक उमाकांत रजक ने भी ये मामला उठाया कि जो विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रही है सरकार पर कि बालू से सरकार अवैध कमाई कर रही है, काला पैसों का एक तरह से कारोबार हो रहा है, तो क्यों ना हम सभी को ये सूची उपलब्ध करा दें कि हम जनता को भी बता सके कि विपक्ष के आरोप जो हैं वो झूठे हैं और ये घाटों पर सबसे ज्यादा बालू मिल रहे थे। कि बीजेपी के विधायक है शशि भूषण कुशवाहा, वो इस मामले को उठाए थे कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर में बालू जो है वो 6,000-7,000 में बिक रहे हैं। तो उस पर जो है सबसे ज्यादा थानेदार, जिस थाने से बालू गुजरता है सबका कमीशन बंधा हुआ है, पुलिस कानून व्यवस्था को छोड़कर बालू के पीछे पड़ी हुई है। तो क्यों ना सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए और सही रूप से बालू का एक तरह से घाटों का आवंटन हो। तो अब सरकार का यह कहना है कि जब तक पेशा कानून लागू नहीं होगा तब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं की जा सकती है। तो पेशा के बाद ही एक उचित तरीके से और टेंडर के माध्यम से जो है घाटों की नीलामी की जा सकती है। अभी फिलहाल ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जरूरत के हिसाब से अपना ट्रैक्टर ले जा करके और रसीद कटाकर बालू मिल जाता है। तो ये एक तरह से मंत्री का कहना था, लेकिन वही विपक्ष और सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने खुली चुनौती दी कि बालू की कालाबाजारी कैसे होती है, 30,000 और 25,000 में हैवा आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बालू के दाम बताए क्या जा रहे हैं और मिल क्या रहे हैं। तो एक तरह से पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर के आमने सामने हुआ। विपक्ष कहता रहा कि आप हमें उपलब्ध कराएं सूची, वो जगह बताएं, हम वहीं जाकर बालू खरीदेंगे 100 रुपए में। और सरकार ये दावा करती रही कि हम डंके की चोट पर कहते हैं। यहां तक कहा कि विपक्ष जहां से सोचना बंद करती है सरकार वहां से सोचना शुरू करती है। और इसी पर कहा कि सिर्फ बालू बालू आप लोग रटते हैं, घर बनाने के लिए छत की भी जरूरत होती है और सीमेंट की भी जरूरत होती है। उस पर केंद्र सरकार से कहिए कि जीएसटी में कटौती करे, तब लोगों को और लाभ मिले। यानी कि बालू का काट सीमेंट और छड़ के जीएसटी से मंत्री ने ढूंढा और सदन में विपक्ष को चुप कराने का काम किया। तो ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हो गई। एक और पक्ष है, वो पक्ष है जयराम का। जेएलकेएम के अकेले विधायक हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो भी हैं। करिश्मा, आपने उनसे भी बातचीत की सदन के अंदर, मदन आपने भी उनको कई मुद्दों को उठाते देखा, खास करके उन्होंने जो रिक्त पड़े पद हैं उसकी चर्चा की, 2,87,000 सीटों की उन्होंने बात की। जयराम को अगर देखें तो इस बार वो कितने आपको आक्रामक नजर आए, अपनी बातों को जो है तर्कपूर्ण तरीके से रखने के लिए वो जाने जाते हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को सदन के पटल पर रखा और बाहर जो कुछ भी बातचीत हुई, आपने उनसे बातचीत भी की करिश्मा 2 बार, क्या कुछ लगा वहाँ पे? जी देखिए, जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है और डुमरी से विधायक भी है जयराम महतो, इस बार काफी गुस्से में नजर आए, काफी नाराज भी नजर आए। उनका कहना है कि पिछले बार जो उनके साथ हुआ बिल्कुल वैसा ही इस बार हुआ, यानी कि ध्यान आकर्षण में उनका सवाल आया ही नहीं। और इससे पहले भी उनका कहना था कि जो इससे पहले वाले सत्र थे उसमें भी उनका सवाल जो है वो सदन में नहीं आ पाया। तो ऐसे में वो काफी गुस्से में थे और उनका कहना है कि एक तो हम सवाल भी रखते हैं और सवाल जब नहीं आता है तो ऐसे में उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं घट जाता है। उनका यही कहना था
कि बहुत सारे मुद्दे इस बार वो लेकर आए थे, चाहे क्षेत्र की समस्या हो, लेकिन सारे के सारे मुद्दे वो नहीं उठा पाए। तो ऐसे में उनका कहना है कि आखिर किस तरह से, चूंकि उन्होंने पहले भी एक बात कही थी कि उनको सिर्फ 1 मिनट का समय 10 मिनट का समय मिलता है, चूंकि वो एक विधायक है। तो कुल मिलाकर उन्होंने यही कहा कि एक तो बहुत कम समय उन्हें मिलता है, और ऊपर से जब उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, वो अपनी समस्या जो है वो सदन के पटल पर नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में जो क्षेत्र के लोग हैं, जो उम्मीद लगाए बैठते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग परेशान हो जाते हैं। तो उनका यही कहना था कि सरकार ने ना तो अपना वादा पूरा किया है, और जब लोग अपनी बात को सदन के पटल पर रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। देखिए, गैर सरकारी संकल्प में यहां पर विधायक जयराम महतो ने नियुक्ति को लेकर अपनी बात रखा। उनका कहना है कि अगर समय से नियुक्ति हो जाए तो झारखंड के जो लोग हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कैलेंडर जो है वो समय पर निकाल दिया जाए तो बच्चे जो है वो आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही उनका यही कहना था कि जो निजी कंपनी है उसमें अगर 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाए तो इसमें उन लोगों का ही फायदा होगा। तो कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि सरकार के तरफ से लाख दावे कर लिए जाए कि ये वर्ष नियुक्ति वर्ष था, लेकिन ये वर्ष नियुक्ति वर्ष नहीं था, बल्कि जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, वो परेशान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर कैलेंडर कब जारी होगा, कब वो लोग पढ़ाई करेंगे। अगर रिजल्ट प्रकाशित होता है तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सबब हो जाता है, चाहे वो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है। तो उनका कहना था कि सरकार को एक ठोस नीति लाने की जरूरत है जिससे यहाँ के लोगों को फायदा हो। उन्होंने और भी राज्यों का कहीं ना कहीं उदाहरण दिया। उनका कहना, पड़ोसी राज्य बिहार को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, वहां के जो अभ्यर्थी है वो इस कदर परेशान नहीं है जिस कदर झारखंड के लोग परेशान है। विस्थापन का भी मुद्दा उन्होंने उठाया, पलायन का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। उनका कहना है कि यहाँ से लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है ताकि यहाँ के लोग जो है यहीं पर नौकरी करें और 2-4 पैसे कमा सके और अपने घर वालों को अच्छे से रख सके। तो उन्होंने कहा कि इस बार का जो सत्र है उनके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं था, क्योंकि ना तो वो बोल पाए अच्छे से, ना ही क्षेत्र की समस्या रख पाए सदन के पटल पर, और ना ही उनका कहना था कि सरकार के तरफ से संतुष्ट सवालों का जवाब मिला। जी जब बहुत दिनों बाद देखा कि जब वो छात्रवृत्ति वाली बात कर रहे थे जयराम, तो उन्होंने जो है एक बार वो डेस्क पर हाथ भी मारा और उसके बाद उन्होंने जो विधायक आवास 4 करोड़ 32 लाख नहीं चाहिए, छात्रवृत्ति दे दीजिए। तो ये गुस्सा आपको इस बार क्या ऐसा लगा कि जयराम एक बार फिर से वापस जो छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं? यूं भी वो इस तरह से शुरुआत जब की थी तो छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे थे, तो क्या एक बार फिर लगता है कि उसी ट्रैक पर जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं? जी देखिए, पुराने तेवर में जरूर इस बार जयराम महतो दिखे हैं। पहले आपने देखा होगा कि सत्र में इसी तरीके से जयराम महतो अपनी बात को रखते हुए नजर आते थे। हालांकि मैंने उनसे इस बार पूछा कि एक्टिव मोड में काफी इस बार नजर आ रहे हैं, चूंकि आपने शुरुआत में देखा होगा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो काफी शांत नजर आ रहे थे वो। लेकिन उनका कहना था कि वो 2 दिन सिर्फ वॉच किए हैं कि आखिर सदन के पटल पर लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, आखिर सवालों का जवाब क्या मिल रहा है, क्या तथ्यों के साथ जो संबंधित मंत्री है वो जवाब दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि 3 दिन तक वो चुप रहे, लेकिन उनको जब सवालों का जवाब नहीं मिल पाया तो उनका कहना है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, मैं चुप नहीं रहता हूं। मैं अगर जहां गलत देखता हूं या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जनता के आवाज जो है या फिर जो जनहित के मुद्दे हैं वो नहीं उठ रहे हैं, तो मैं इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करता हूं। उनका कहना है कि शुरुआत से जो लोग मुझे जान रहे हैं वो इसी तेवर से जानते हैं कि जयराम महतो अगर अपनी आवाज को बुलंद करता है तो कहीं ना कहीं वहां पर वो सवालों का जवाब चाहता है। तो उनका कहना है कि इस बार भी सदन के पटल पर जब जब वो अपनी बात को रखने की कोशिश किए उन्हें सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। आपने सही कहा कि जो उन्हें आवास मिला है, जो विधायकों का आवास बना है, 4 करोड़ लगभग कुछ लाख का 32 लाख का मिला है, तो उनका कहना है कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आवास की बात थी, मंत्री आवास के लिए कहा था कि मंत्रियों को जो आवास मिले हैं वो 4 करोड़ 32 लाख के। जी, तो उनका कहना था कि ये अगर आवास जो है जो मिल रहे हैं, चाहे विधायकों की बात करेंगे या फिर मंत्रियों की, तो उन्हें ना मिले, जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो ड्रॉप आउट है, जिन्हें ये लग रहा है कि अब उन्हें स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे तो वो पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें आवास नहीं चाहिए जो विधायकों को आवास मिला है। उनका कहना है मेरा अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो सरकार उसे नीलाम कर दे और उसी पैसे से बच्चों को पढ़ाए। लेकिन उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और अगर उनका आवास खाली रहता है तो वो किसी ऑफिसर को भी नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो क्षेत्र की जनता यहाँ पर
पहुंचती है, चाहे जो लोग परेशान रहते हैं उनको वो घर देंगे और वहीं पर वो लोग ठहरेंगे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, महत्वपूर्ण सवाल था, कि आप जब रांची आते हैं तो आप कोई ना कोई फ्रेंड के यहाँ रुकते हैं, कोई फ्लैट में रुकते हैं, तो उनका कहना है कि मेरी परेशानी है, और जब विधायक परेशान रहेगा, जब कोई जनप्रतिनिधि परेशान रहेगा, तो सामने वाले की परेशानी वो बखूबी से समझ पाएगा कि आखिर सामने वाले पे क्या गुजर रहा है और उसका समाधान क्या होगा। तो इस बार पुराने तेवर में जरूर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो वो नजर आए। जी तो जयराम पुराने तेवर में नजर आए। आप मदन, संक्षेप में आप केवल एक या दो लाइन में बताएं कि इस सत्र को आप कितना फ्रूटफुल मानते हैं। देखिए, एक मैसेज देने वाला ये सत्र रहा, क्योंकि अगर आप पिछले कई सत्रों को झारखंड में देखें तो वो हंगामे के भेंट चढ़ती रही। खास करके जो प्रश्नकाल होते हैं सत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और उसी से जनता से जुड़े हुए सवाल जो हैं वो सदन में आते हैं, उसी पर सरकार को घेरा जाता है, उसी से और मंत्रियों से आश्वासन मिलते हैं और वो जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के हित में काम वहाँ से करवा के जाते हैं। इसे सरकार के ट्रेजरी बैंक का वर्क कहते हैं। तो ऐसे में इस बार का भले ही सत्र की अवधि जो है वो छोटी रही, लेकिन पहले दिन को छोड़ दे, दूसरे दिन को छोड़ दे, तो सत्र की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चले और जनता से जुड़े हुए सवाल आए। और जो ये कहा जाता है कि जनता की गाढ़ी कमाई से सत्र जो है वो आह्वान किए जाते हैं, आहूत किए जाते हैं, और उसका परिणाम जो है वो शून्य बराबर रहता है, लेकिन नहीं, इस बार आंकड़े जो प्रश्न के रहे वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहे। और स्पीकर ने भी सत्र समाप्ति के बाद ये कहा कि ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा मैसेज है, और आने वाले दिनों में ये लोग जो सदस्य हैं वो इसे जानेंगे कि सत्ता और विपक्ष दोनों के सहयोग से सदन की कार्रवाई कैसे चलती है, और इससे जनता के हित में फैसले सामने निकल कर आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से झारखंड विधानसभा में सत्र चलते रहेंगे। हाँ, सत्र की अवधि अगर थोड़ी और लंबी हो, तो कुछ और दिनों की हो, तो वो और भी बेहतर होगा। विधानसभा के शीत सत्र में झारखंड विधानसभा के क्या कुछ हुआ उसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें हमारे ब्यूरो चीफ मदन और सीनियर रिपोर्टर करिश्मा ने समझाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 22 को नमस्कार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।